असन नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सबसे अहम मसला हमारे दरपेश है उससे हटकर जो सियासी मैदान में हो रहा है या जो 9 मई के बाद की सूरत हाल हमारे यहाँ पैदा हुई उससे हटकर वो है हमारा माशी मसला। बजट भी आ रहा है, बजट के कुछ अदाद शुमार आ रहे हैं और इस बात को तकरीबन कन्फर्म कर दिया गया है कि IMF का जो प्रोग्राम था वो तो जून तक ख़त्म होना था, वो तो ख़त्म समझिए, अगले प्रोग्राम के लिए हम नेगोशिएट करेंगे। बल्कि आयशा गौस पाशा ने तो ये तक भी इशारा दिया कि भी हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हैं, प्लान बी भी कोई मौजूद होगा। अगरचे जो उन्होंने सरकारी ब्रीफिंग दी थी उसमें कहा था कि हम किसी प्लान बी पे काम नहीं कर रहे, हम IMF के साथ ही काम करेंगे और उसी के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि बड़ी मुश्किलात हैं और ख़ासी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ऐसी मुश्किलात कि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि सरकारी आला तरीन सरकारी सतह पर यह कहा जाता है कि जैसी शराइत पेश की गई हैं या की जा रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो अगर सुन भी ली जाए तो शायद कानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी ये कह दिया था कि हम यानी कि सियासी मामला जो हैं वो सूरत हाल सामने आ रही है। कुछ भी हो, IMF का मसला है, बजट आ रहा है और डॉलर की कीमत एक फ़ैसले से हुकूमत के कुछ ओपन मार्केट में कम हुई है। तो मईशत किस तरफ जा रही है? पेट्रोल की कीमत भी कम की, कुछ और भी की, कोई पॉजिटिव साइन है या सिर्फ बजट आने से पहले के कुछ इशारे दिए जा रहे हैं, हमें तसल्ली दी जा रही है, गुर्बत में फंसी हुई आवाम को? मैं कुछ नहीं जानता। हमारे साथ सबसे पहले जो आज मैं बात करना चाहता हूँ, आरफ हबीब साहब। वैसे तो नाम ही काफ़ी है कि हमारे मुल्क के बहुत मुमताज़ कारोबारी शख्सियत हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो 2-2.5 लोग जो संभालते हैं उसको, उनमें सबसे बड़ा नाम मैं कह सकता हूँ कि इनका है और इनकी बहुत गहरी नज़र हमारे माशी मसाइल पर भी हुआ करती है। यही नहीं कि कारोबारी आदमी है बल्कि मईशत के हवाले से भी बहुत गहराई के साथ बात करते रहते हैं। बहुत अरसे के बाद इनसे बात हो रही है, इनसे मैं पूछता हूँ ये कोई रहनुमाई करें हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम आरफ हबीब साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आरफ हबीब साहब, क्या आपको क्या नज़र आ रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है? बजट आ रहा है, IMF से शायद हम ये प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है, अगले पे हम जाना चाहते हैं, कोई प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं, डॉलर कुछ कम हुआ है एक हुकूमत के फैसले से, क्या आपको क्या नज़र आता है सारा नक्शा? ये सैयद मिर्ज़ा साहब 3 रोज़ पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है वो मीटिंग की थी, उसमें मैं भी शामिल था। और उसमें जो है वो इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुआ, बजट के बारे में डिस्कशन हुआ, एक्सपोर्ट को किस तरह जो है वो बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ और उसमें ऑब्वियसली IMF के बारे में भी डिस्कशन हुआ। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि उन्होंने पिछले फ्राइडे जो है वो कोई IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से कोई 1 घंटा बात की और 1 घंटे बाद में उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम IMF के साथ जो है वो चलना चाहते हैं और IMF की जो है वो हमें सपोर्ट दरकार है। उसमें 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो इनका कंसेंसस हुआ जो प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि एक तो ये है कि उनका कि बजट जो नया बजट है वो आप IMF के साथ शेयर करेंगे। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने ऑलरेडी सैटरडे संडे जो है वो काम करके उनसे जो है वो ये बजट के खदुखाल जो है वो शेयर कर दिए हैं। दूसरी उन्होंने बताया कि उनकी कंडीशन ये है कि आपका ओपन मार्केट डॉलर रेट और इंटरबैंक मार्केट डॉलर रेट, इसमें जो है वो 3% से ज़्यादा का जो है वो डिफरेंस ना हो। उस पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हमने उनसे कहा कि 3 बहुत कम है, इसका 5% को रखें। तो वो भी हमने देखा कि उन्होंने एक सर्कुलर जो है इशू किया स्टेट बैंक में और ये कहा कि जो भी जो क्रेडिट कार्ड्स की इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उसको वो पहले ओपन मार्केट से बाय किया करते थे, अब उन्होंने ये कहा कि वो इंटरबैंक मार्केट से जो है बाय कर सकते हैं। तो उससे जो ओपन मार्केट में डिमांड कम हुई और तो उसकी वजह से जो ओपन मार्केट में डॉलर की प्राइस जो है वो कम आ गई। तो वो उसी रेंज में आ गई जो बात हो रही थी कि 5% की रेंज, मतलब 15 रुपए तक की जो डिफरेंस है, दैट इज आई बिलीव एक्सेप्टेबल। तीसरा जो बात थी वो ये थी कि वो जो आपको फ्रेंडली कंट्रीज के साथ और मल्टीलेटरल एजेंसीज के साथ जो अरेंजमेंट करनी है फंड्स की, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो जो है तकरीबन हमारी
इन प्लेस है, और हमने उसके लिए जो भी उनको जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसकी डॉक्यूमेंट जो है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें तो ये इम्प्रेशन आ रहा था कि शायद ये बजट से पहले या 30 जून से पहले ये 9th रिव्यू जो है वो हो जाए। और उसमें ये भी कहा गया कि वो 9th और 10th रिव्यू एक साथ ही बात कर रहे थे, तो वो उस पर जो है अंडरस्टैंडिंग उसमें ये था कि 9th रिव्यू जो है वो पहले हो जाएगा। ठीक। तो इसमें सदर साहब आपको पता है कि ये अमाउंट की अहमियत तो इतनी ज़्यादा नहीं है जो हमें किस्त मिलेगी, लेकिन उसकी जो IMF की जो इंडोर्समेंट है वो उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि दूसरी मल्टीलेटरल एजेंसीज जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, वो भी जो है वो कहते हैं कि आप IMF के साथ जो है वो प्रोग्राम रिज्यूम करें, और फ्रेंडली कंट्रीज भी यही कहते हैं। तो वो कमर्शियल मार्केट भी जो है वो यही जो है वो डिमांड करती है। तो उससे फिर ये है कि मार्केट खुल जाएंगी पाकिस्तान के लिए, और ये जो उनकी ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान वो मीट करने के काबिल हो जाएगा। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है। तो आपको इस वक्त क्या लग रहा है, फ़र्ज़ किया कि IMF के साथ बात ये जो है नहीं चलता, और अब अगले उनके साथ माहिदे के लिए बात करनी शुरू कर देते, जैसे कि कुछ इशारे आना शुरू हो गए थे कि हमारे पास प्लान बी भी है, कुछ और चीज़ें भी है। तो क्या हो सकता है प्लान बी, क्या कर सकते हैं हम? क्या CPEC की तरफ हम देख रहे हैं, चीन की तरफ देख रहे हैं? जी, प्लान बी जो है वो आई थिंक कहा गया था, लेकिन शायद आज या कल में जो है वो फिर जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये कहा कि हमारा कोई प्लान बी की बात नहीं है, हम सिर्फ IMF का ही को फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो सवाल है आपका कि क्या प्लान बी हो सकता है, तो आई बिलीव कि वो तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये हो सकता है कि आप अपनी ऑब्लिगेशंस को किसी तरह पूरा कर लें फ्रेंडली कंट्रीज के साथ या रोल ओवर के साथ करके, या कुछ आपके पास थोड़े बहुत जो रिजर्व्स रह गए हैं उससे। इसके अलावा जो है वो आई थिंक चैलेंजिंग होगा, वो चैलेंजिंग होगा, और उसके लिए फिर जाहिर है पाकिस्तान को ये भी आप नेचुरल लगता है कि ये प्रोग्राम जून तक जो ख़त्म हो रहा है अभी प्रोग्राम, उसके बाद एक और नए प्रोग्राम में एंटर होना होगा मुझे लग रहा है, ताकि उसमें फिर जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, फिर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, और बिजनेस एज यूजुअल जो है वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकेगा। ये दुरुस्त बात है। अभी खबर एक ये है कि रूस के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ हमने बार्टर के कुछ ट्रेड की है, और कुछ ये भी सुनने में है कि रूस के साथ या दूसरी जगहों से जो हमें तेल आ रहा है वो शायद उसकी पेमेंट हम डॉलर में नहीं करेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल में कि डॉलर पे कुछ हमारा लगता है आपको कुछ प्रेशर कम होगा? आई थिंक ये तो अगर आप ये कहेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा क्वांटम इतना बड़ा नहीं है कि कोई सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट हो उस पर। बट आई थिंक इट्स ए गुड बिगिनिंग, और ये बार्टर ट्रेड भी जो है के लिए, बल्कि ये उस मीटिंग में भी ये कहा गया कि हमने डिमांड की है कि ये बार्टर ट्रेड को इनकरेज करें, क्योंकि ये LC ओपनिंग के इश्यूज हैं। तो आप ये कि रॉ मटेरियल मंगवा के फिनिश गुड्स अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आपके पास जो है वो कैपेसिटीज अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो उसमें कन्वर्जन मार्जिन आपको बचेगा, तो उसको इंकरेज करना चाहिए, जिस पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने भी इत्तफाक किया। तो ये इसको अभी इसकी इब्तिदा हुई है, लेकिन ये पूरी तरीके से इसका फ़वाइद हासिल होने में वक्त लगेगा। अच्छा, ये IMF तो ठीक है, बहुत लाजमी है, ज़रूरी है, हम कर भी रहे हैं, हमारा फोकस भी उस तरफ है, प्लान बी भी छोड़ दीजिए। लेकिन आप और क्या सजेस्ट करते हैं कि मईशत जिस तरह नीचे जा रही है, इसको काबू करने के लिए आपने कोई रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को, या आपके जहन में इस वक्त कुछ है कि क्या किया जाए? जी, आई थिंक एक दूसरा काम जो हो रहा है और जिसके नताइज भी हैं, तो वो इम्पोर्ट्स को जो है वो कम करके ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हुआ है। ये आपने देखा होगा कि मार्च में जो है करंट अकाउंट सरप्लस था $650 मिलियन का, जबकि ये $1.5 बिलियन के करीब जो है वो हमारा डेफिसिट हुआ करता था। ठीक है। फिर अप्रैल में भी आपने देखा होगा कि ये 17-18 मिलियन डॉलर्स का सरप्लस आया। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने करंट अकाउंट जो डेफिसिट को जो है वो कंट्रोल करना है। जब मैं देख रहा था कि पिछले 10 साल में
पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट को $86 बिलियन का किया है और इसमें कोई 38 बिलियन के करीब जो है डॉलर्स के करीब वो इंटरेस्ट पे किया, तो वो करीबन $25 अरब बन जाता है। वो ही हमारा जो है वो बैरूनी कर्जा है। तो अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो सही मैनेज करें तो हम इस मुसीबत में ना आते। तो जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए, उसको बेटर, बट वो इंपोर्ट कम करके ये चीज़ अचीव हुई है। बट इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, रेमिटेंसेस हमारे। वही मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी कोई प्लान है लोगों की नज़र में, क्योंकि इंपोर्ट कम होने से ये भी तो होता है कि मईशत भी स्लो डाउन हो जाती है, ये भी होता है कि हमारा रेवेन्यू भी कम हो जाता है, ये भी हो जाता है कि हमारी तो पूरी इकॉनमी इंपोर्ट बेस्ड रही है और उसकी वजह से रॉ मटेरियल भी नहीं आता, मशीनरी भी नहीं आती, तो उससे भी प्रॉब्लम पैदा होते हैं, एलसी नहीं खुल रही। तो उसका कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी कोई प्लान बनता है इनकी नज़र में? जी, आइडियल तो यही है कि हम एक्सपोर्ट और रेमिटेंस बढ़ाएं, लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं अचीव होती तो हम इंपोर्ट्स को जो है वो इन चेक रखें। लेकिन उसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर करें कि रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर पाबंदी ना हो। आई थिंक मशीनरी तो पाकिस्तान में इस वक्त अगर कुछ ऐसा ना भी आए तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में ओवर कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, उनको अच्छे तरीके से जो है वो चला लिया जाए, उनको रॉ मटेरियल एंड एनर्जी और यूटिलिटीज़ अवेलेबल की जाए ताकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे जो है वो चल सकें। तो उधर लेकिन और फर्दर जो है जो सबसे बड़ा इशू है वो है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंपोनेंट एनर्जी का है। एनर्जी पाकिस्तान में महंगी है, उसके बारे में जो है वो डिस्कशन हुआ कि एनर्जी को जो है वो सस्ता करने के लिए इकदाम करने चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी जो है एनर्जी प्राइसेस में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, उसका जो है पूरा फ़ायदा उठाएं और ये जो हमारा रुपए की डिवैल्यूएशन से जो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट सिर्फ यही नहीं कि इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ रही है बल्कि आम आदमी की भी जो है वो जो है वो रहना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया। तो वो उस चीज़ को ज़रूरत है कि भाई रुपए की जो कदर को जो है वो अच्छे तरीके से डिफेंड किया जाए। और अगर ये चीज़ करते हैं तो दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जिससे बहुत बड़ा बजट डेफिसिट बनता है वो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट जो है न सिर्फ बिजनेसेस को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बोरो होता है और उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आता है वो हाई इंटरेस्ट रेट में ही जो है वो सारा खप जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो वहाँ जो है वो नींद बनती है उसकी। तो ये दो बड़े चीज़ें हैं कि रुपए की वैल्यू को जो है वो प्रोटेक्ट करना और इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम लाना। तो उससे आई थिंक बहुत बड़े मसाइल, ये इन्फ्लेशन के मसाइल भी हल होंगे, इंटरेस्ट रेट भी जो है वो नीचे आएंगे, गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस पे भी प्रेशर होगा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट अपने जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करे, पर्टिकुलरली डिफेंस के खर्चे हैं उनको, जो हमारे ये PSDP है, PSDP को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बजाय इसके सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने बजट से दे रही है। अच्छा, आपको तवक्को है कि इंशाल्लाह इकॉनमी काबू में आ जाएगी हमारी, जैसे इकदाम हो रहे हैं, आप लोग मशवरे दे रहे हैं, गवर्नमेंट सुन रही है, कुछ काबू में आती नजर आती है आपको इकॉनमी जी? आई थिंक हम इस वक्त डिफिकल्टी में हैं, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये जो कुछ हो रहा है वो कम है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सब हमको मुत्तहिद होना चाहिए, सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हो अपने अपने शोबों में। तो ये मुसलसल जो है वो कुछ अरसे तक जो है वो मेहनत हम करेंगे। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत बड़ा रोल है उसका, वो भी जो है उसमें वो जो पोलराइजेशन है वो ख़त्म होना चाहिए। तो उससे जो है वो फिर और बेहतरी आएगी। फिर बाहर से जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे, खुद पाकिस्तानी जो पैसे बाहर ले गए हैं वो वापस लाएंगे। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के वसाइल जो है वो बहुत हैं, अगर वो भी पाकिस्तान को पॉजिटिवली देखें तो ये जो इस वक्त मुश्किलात हैं ये दूर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब आपका, आपने बहुत हमारी रहनुमाई की जी
इनसाइड खबरें भी दी और ये भी बताया कि हुकूमत किस तरफ चल रही है और लोग क्या सोचते हैं और कारोबारी लोग और टेक्निकल लोग इस मसले का क्या समझते हैं। और इन सारे मसलों को अगर और मेहनत की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर और मेहनत की जाए तो हम इस पूरी दलदल से निकल सकते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन कराम, जैसे कि हमने अभी गुफ्तगू की और ये बताया कि इस वक्त हमारे मसाइल क्या हैं, सबसे बड़ा इक़्तिसादी मसला क्या है। एक तो बजट आ रहा है और बजट के पहले शोर शराबा होता ही रहता है, कीमतें कम हो गई, लोग शायद खुश हो गए हैं। IMF का एक फड्डा सर पर चढ़ा हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है। एक लगता है कि शायद अब हमने कह दिया कि ये जो पैसे देने थे आपने जून तक ख़त्म करना था वो ना दें, या हो सकता है कि वो हो जाएं, अगले का मतलब हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। फिर कुछ ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि हो सकता है अगर नहीं हो तो हमें कोई प्लान बी बनाना पड़े। अगरचे हुकूमत इस बात पर इसरार करती है कि वो IMF के साथ ही मसला तय करना चाहती है, लेकिन प्लान बी के बहुत से हवाले दिए जाते हैं। आज बार्टर एग्रीमेंट कुछ हुआ है रूस के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ कि बार्टर पर हम चीज़ें करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। CPEC का कोई नाम लिया जा रहा है, कुछ और किया जा रहा है। मुल्क के अंदर डॉलर कम हुआ है, एक हुकूमत ने स्टेप लिया उसके नतीजे के तौर पर। तो हमारे क्या पोटेंशियल है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या नक्शा दिखाई देता है, ये वो सारी सूरत हाल हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत तो हैं ही। हम इन मामलात पर जो सवालत मैंने उठाए हैं, हम तो उन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हैं, सच्ची बात ये है। तो डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, कुछ रहनुमाई करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। हजूर, सवाल तो मैंने कर दिया है आपको। बताइए, जो मुल्क की मईशत है, माशी सूरत हाल है, इस पर जितने सवालत हैं वो आपके सामने हैं, क्या आप हमारी रहनुमाई करेंगे इसमें? मोहतरम, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, अगर हम उनका दानिशमंदाना इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाला ऐसा मुल्क बन सकता था जहां मईशत की तरक्की में आवाम को भी हिस्सा मिले। लेकिन बदकिस्मती से 1980 से अगर हम आज तक देखें तो हमारी अशराफिया की मईशत रही है और हमारी जो शरह नमू है वो भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मुल्कों से भी कम रही है। और अमूमन हमारी महंगाई जो है वो इन मुल्कों से ज़्यादा रही है। रुपए की कदर हमारी सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गिरी है। हमारे कर्जों का बोझ बेतहाशा बढ़ा है। बैरूनी सरमाकारी हमारी गिरी है। मुल्क की बचतें जो है हमारी खुद गिरी हैं और मुल्क की सरमाकारी भी गिरी है। हमारा सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे जिसे कहते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुछ 2600 अरब रुपए का हो गया। हमारे पब्लिक सेक्टर के जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और बहुत से असासे जो हमने बेचे थे कि उससे कर्जा अदा होगा, उससे कर्जा तो अदा नहीं हुआ, वो दोबारा और उससे ज्यादा बढ़ गया। तालीम और सेहत का बजट हम खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में कम रकूम मुख्तस कर रहे हैं GDP के तनासुब से, और बजट खसारा हमारा उमूमन ज्यादा रहता है। इस साल हमारी मईशत की शरह नमू जो है वो -3 रह सकती है, जबकि अफरात ज़र जो है वो इस वक्त 38% है। खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में अफरात ज़र है इस वक्त 6 से 9%। मईशत की शरह नमू है 6%, हमारी -3 है। हमारे जो 5 साल गुजरे हैं इसमें हमारी मईशत की शरह नमू औसतन रही है 2.2% सालाना, जो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी है। ठीक। अगर आप रुपए की कदर को देखें तो अभी 2008 में तो 68 रुपए का था, अब ये 285 रुपए का हो गया। तो हम तो इम्पोर्ट्स की मईशत है, अशराफिया की मईशत है, और आवाम को फायदा पहुंचाना और मईशत को पायदार तरक्की देना और खुद निसारी की तरफ जाना, ये एक सिर्फ सियासी नारे हैं जिससे हमारी जो अराफी सरहदों को, हमारे जौहरी प्रोग्राम को, हमारे इस्लामी तशक्कुस को और हमारे जो मुस्तकिल असासे हैं उन सब के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं और आवाम में मायूसी और बददिली बढ़ रही है। मेरे ख्याल से अफवाहों का बाजार भी बढ़ रहा है जो सलामती के लिए संगीन खतरा है। जनाब, तो ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि इसको जो सूरत हाल से दो चार हैं, IMF का सवाल है, बजट आ रहा है, इस पर क्या सजेस्ट करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर सकते हैं हम? देखिए, बात ये थी कि ये फैसला हो चुका है। मैंने ये बात जो है वो कोई अब से 3 हफ्ते पहले कही थी। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि अगले माली साल में यानी जुलाई के बाद किसी वक्त भी IMF के पास दोबारा जाएंगे। 3 साल की मुद्दत के लिए $7.5 अरब या
वो उसके से ज़्यादा का कर्जा मांगेंगे, जिसकी सख्त तरीन माशी शराइत होंगी, जिसकी सख्त तरीन सियासी शराइत होंगी, जिनका आमतौर से ऐलान नहीं किया जाता मगर आम आदमी समझता है। ये मैंने अब 17 मई को ये भी कहा था और उसके बाद कि हम इस प्रोग्राम को मुकम्मल नहीं करेंगे 30 जून तक, और शायद एक किस्त हमें मिलने का इम्कान है, 1.1 अरब डॉलर। वो किस्त लेने के बाद हम IMF से कहेंगे कि जनाब शुक्रिया, हमें बकाया जो 2 किस्तें हैं वो नहीं चाहिए। और हमने ये फैसला किया वो ये है कि IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और अगर कोई प्लान बी की बात करता है तो नरम अल्फाज में ये कहूँगा कि वो गलत बयानी कर रहा है। हुकूमत के ने कोई ऑप्शन नहीं बनाया, हालांकि मौजूद है। वो लाजमन चाहते हैं कि IMF के प्रोग्राम में रहें। हमारे तो अब 24वां प्रोग्राम होगा 1958 के बाद से, और हमारा, मैं आपको अर्ज कर दूं कि आज़ादी के बाद से 23 में प्राइम मिनिस्टर हैं, जब 24वां आएगा तो 24वां प्रोग्राम होगा। भारत 1994 के बाद से नहीं गया, बांग्लादेश 2011 के बाद से अब गया है, क्योंकि IMF चाहता है हम उसके चुंगल में रहें, अमेरिका चाहता है हम IMF के चुंगल में रहें, और पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें चाहती हैं कि हम IMF के चुंगल में रहें ताकि अमेरिका के आशीर्वाद रहे। और अवाम को कुचलने के लिए जो टैक्स लगाए जाएं उनको IMF के खाते में डाल दें कि जी IMF की शराइत हैं, वरना नहीं होती। तो अगर ये फैसला हो जाए कि अगर IMF के पास जाने से पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियां जो हैं वो फैसला करें, तब जाएं, वरना नहीं जा सकते। वरना तो यही ड्रामा जो चल रहा है, 24वां प्रोग्राम को तो फैसला हो चुका है, आइंदा भी खुदा न खास्ता जाएंगे जनाब। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या इलाज होगा अगर हम IMF के पास ना जाएं? तो कोई अल्टरनेटिव आपके पास है? जी, मैंने आपकी खिदमत में शायद पहले भी अर्ज किया था, और एक ही ऑप्शन है, कोई पार्टी, सियासी पार्टी, फौजी हुकूमत हो, तीनों पार्टियां हैं वो हो, या चौथी पार्टी आ जाए, वो कभी भी इस्लाहात नहीं करेगी। कोई सवाल नहीं पैदा होता, ना करना चाहेंगे भी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गिरा दिया जाएगा। अगर इस्लाहात नहीं कर रही तो फिर एक तो रास्ता है कि खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि या तो कौमी सलामती कमेटी ये फैसला करे कि जब आपने तीनों पार्टियों का मंशूर ये है, हमारा आइन में भी कहा गया है कि किस किस्म के टैक्सेस हों, तो आप उसके मुताबिक टैक्सों का प्लान उसके मुताबिक बनाएं, उसको कानून साजी करें, और ये कहें कि अगर उस कानून पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर वो हुकूमत जो है ख़त्म हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, उस फर्द की भी जो उस टिकट पर लड़ा है, और वो हलफनामा जो है उसके इंतखाबी फॉर्म में भी हो, और ये हलफनामा भी हो कि जिसने टैक्स चोरी की है और वो पकड़ा गया है, जिसने टैक्स एमनेस्टी दी है और वो पकड़ा गया है, जिसने कर्जे माफ़ कराए गए हैं, वो सब बड़े सूद के वापस कर दें, वरना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर ये कर लें तो ये वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई प्लान भी अब मौजूद नहीं है, क्योंकि मईशत में इतनी तबाही व बर्बादी आ चुकी है, और IMF का घेरा इतना ज़्यादा तंग हो चुका है, और हम सट्टेबाजी के, सरमाए के फरार के, और जो है अशराफिया की मईशत के, और मुल्की और बैरूनी अशराफी के गठजोड़ के इतने आदी हो गए हैं, मीडिया इंक्लूडेड, कि कोई इस किस्म की बात करने के लिए तैयार नहीं है कि क्या क्या जो है हल मुमकिन है, और मौजूदा हिकमत अमली में क्या ख़तरात हैं। और अगर आप पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया देखें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ ये है कि किस आदमी को बेल मिली या नहीं मिली, जज साहिबान ने क्या रिमार्क्स दिए, सियासतदानों ने क्या तकरीर की, वो कोर्ट जाने के लिए निकले तो अभी गाड़ी से कितने कदम दूर हैं। अगर यही 24 घंटे करना है तो आवाम में बेदारी नहीं आएगी, और आवाम अगर में बेदारी नहीं आती तो दबाव हुकूमत पर नहीं पड़ेगा, और खुदा न खास्ता ये खतरात बढ़ते चले जाएंगे। तो अब ये जो मैंने अर्ज किया था कि टैक्सों के लिए कानून साजी हो, तवानाई के शोबे में हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) की मनसूखी में हो, कानूनी ज़राए से लूटी हुई दौलत और जायज़ दौलत को मुल्क से बाहर मुंतकिल रोकने के लिए कानून साजी करें। वो ज़राए जो कानूनी होता है उनको आप रोक लें, और सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए करें। ये अगर कानून साजी कर लें इस्लाहात के लिए इलेक्शन से पहले, तो ये बचत का हमारा वाहिद रास्ता है। वरना शायद मैं ये कहने पर मजबूर होऊंगा कि हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, और हमारी अशराफिया और मुल्की बैरूनी अशराफिया इनमें एक गठजोड़ है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हेनरी किसिंजर, वो जो नोम चॉम्स्की है जो 100 साल का हो रहा है, उसने बहुत पहले कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, और ये अब मुझे आज ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। यही बात मैंने अपनी किताब दहशतगर्दी सियासत मईशत में कही थी कि हमारी अशराफिया बिक चुकी है। तो जब अशराफिया बिक गई और अवाम बेदार नहीं है,
तो फिर बेहतरी की क्या सूरत होगी, ये दो ही कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक बात है। डॉक्टर साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारी बात आपकी दुरुस्त है कि तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें करनी चाहिए, फौरी तौर पर जो हम पर प्रेशर है ख़ास तौर पर डॉलर के हवाले से जो हमारे पास है नहीं, इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल है नहीं, इसका फौरी इलाज क्या है? अगर IMF के पास नहीं जाते तो क्या इलाज है? एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, हम जैसे बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपसे कि इसका क्या इलाज है जो हम पर प्रेशर है, ख़ास तौर पर डॉलर पर है, हमने पेमेंट्स करनी है डॉलर में करनी है, वो हमारे पास है नहीं, फौरी तौर पर इसका क्या इलाज है? कोई रास्ता, वो जो आप प्लान बना रहे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या करें फौरी तौर पर? लेकिन सवाल तो ये क्या हम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। अभी आपने देखा 31 मई को स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया शाम को, और ये कहा कि जी जो क्रेडिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप जो है वो इंटरबैंक के रेट से दें, उनको फायदा पहुंचा दिया। अरे भाई, अगर मुझे दवाई खरीदनी है तो मैं ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीदूं। इसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारी खुली मंडी है उसमें डॉलर की कदर में जबरदस्त बेहतरी आ गई 2 दिन के अंदर। और ये कहा जा रहा है कि जी डॉलर को है झटका लग गया। अब मैं समझता हूँ इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। डॉलर अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, हमारा इंटरबैंक का जो रेट है वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा है, और वो थोड़ी बहुत दबाव है। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, जिसको लोग बात करते में शर्मा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा क्या है। 8 मई 2023 को चले जाए, मैं बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 2 रुपए का फर्क था, यानी 284 रुपए का डॉलर था ओपन इंटरबैंक में 286 रुपए का था वो ओपन में, 2 रुपए का फर्क मामूली बात है। 9 मई को जो अलमनाक हादसा हुआ, जो किया गया, दानिस्ता किया गया, रियासत पाकिस्तान पे हमला किया गया, ये क्यों नहीं हम बता देते कि उसके बाद से वो जो खुली मंडी में डॉलर था वो उसमें कोई जो है 27 रुपए की कमी हो गई। तो ये 27 रुपए की कमी क्यों हुई? इसलिए कमी हुई कि बेयकीनी की कैफियत थी, सरमाए का फरार हो रहा था, अफवाहों का बाजार गर्म था, हुंडी हवाले का कारोबार गर्म था, स्टेट बैंक और हुकूमत खामोश तमाशाई बैठी रही और लोग इसमें कमाते रहे पैसा। अब आप ये देखिए कि 2 रुपए के फर्क से चंद हफ्तों के अंदर 8 मई के बाद से 27 रुपए का जो है ये फर्क हो गया। अब हमने इस सर्कुलर के तहत यह उसमें कुछ कमी कर ली जो एक आर्जी बेहतरी है, और इसमें नुकसान होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए वो तो आप ठीक कह रहे हैं, आप करें क्या डॉलर में के ये फर्क कैसे करें? अब वो करना नहीं चाहते, लेकिन आप सजेस्ट तो कर सकते हैं ना जी। नहीं ये नहीं होगा, मैं आपसे बताऊं चंद दिनों में आप देखेंगे ये रिवर्स हो जाएगा, मैं आपकी खिदमत में। नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या किया जाए? देखिए बात ये थी कि अगर ये जो रुपए की कदर होती है, पहले तो आप आज की तारीख में कानून साजी कर लें अगर इस कौम में हिम्मत है, और वो कानून साजी ये होगी कि आप अगर खुली मंडी से डॉलर खरीदते हैं तो उसको तालीम के लिए तो भेज सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को बच्चों की। आप अगर खुदा न खास्ता इलाज मालजे की जरूरत पड़ गई है और मुल्क में इलाज नहीं हो सकता तो भी आप भेज सकते हैं। इन 2 मकासद के अलावा कोई पैसा खुली मंडी से डॉलर खरीद के बाहर नहीं जाएगा। अगर 1 साल में आपका जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था 15 अरब डॉलर जो है बैंकों के जरिए बाहर गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। क्या पाकिस्तान के पास जब पैसा नहीं है तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास चोरी का पैसा है, रिश्वत का पैसा है, भत्ते का पैसा है, मैं डॉलर खरीदूं और बाहर भेज दूं? भाई बड़े खूबसूरत है, आप क्यों कर दूं? तो अगर कौम में ये हिम्मत ही नहीं है, ना पार्लियामेंट में और ना अदालतें इसका नोटिस ले रही हैं, तो फिर कैसे होगा? आपकी इंपोर्ट्स जो है दुगनी से ज्यादा है इंपोर्ट्स के, लेकिन IMF ने अब कह दिया है और कि जनाब आप ये इंपोर्ट्स पर कदम नहीं लगा सकते, ये इजाजत नहीं है, और ये इंटरनेशनल लॉ भी है कि आप नहीं लगा सकते। लेकिन आप एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना नहीं चाहते। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते। हमने तो ये किया है कि 111(4) के तहत हुंडी से जो पैसा बाहर जाता है जिसमें वो पाकिस्तान में वापस आता है रेमिटेंसेस की शक्ल में 31 अरब डॉलर सालाना, उसमें तकरीबन जो है वो 25-23-24 अरब डॉलर जो है वो जाली होता है जो बाहर चला जाता है, जिसमें आपको टैक्सों में नुकसान है। तो अगर भारत में $100 की GDP में एक्सपोर्ट $9 है तो हमारा भारत में $100 का अगर GDP है तो उनका एक्सपोर्ट $21 है, मेरे मुल्क का $9 है, ठीक है, उनका 2.5 गुना ज्यादा है। लेकिन भारत में तरसीलात में है $2.8, मेरी है $9, यानी हम रेमिटेंसेस में 3 गुना ज्यादा
और बरामदात में हम 2.5 गुना पीछे। क्यों? क्योंकि हम बरामदात नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं लोगों को फायदा हो, चोरी का पैसा वाइट करे और वो पैसा आए और वापस चला जाए। तो अगर डॉक्टर साहब, आपकी सारी बात ठीक है, सारी शिकायत ठीक है कि ये नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। आप, वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई अच्छी खबर भी हो सकती है, क्या किया जाए या कैसे किया जाए? मोहतरम, मैंने जैसे आपसे बताया, आप कहते हैं कानून साजी कर दी जाए, ठीक कर दी जाए, लेकिन फौरी तौर पर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जाए? कोई सजेशन? देखिए, एक्सपोर्ट तो फौरी तौर पर नहीं बढ़ा करती, आपके पास पैदावार ही नहीं है। मैं ऐसी बात तो नहीं करूंगा ना जो काबिल अमल नहीं है। जब आपके पास माल ही नहीं है, जब आपका जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर तो नहीं बेच सकते। लेकिन जो 15 अरब डॉलर का सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था सरमाए का फरार है, रिकॉर्ड पर है ये तो ना। आपका मतलब सरमाए का फरार रोका जाए? नहीं, बिल्कुल रोकें जी। आप इलाज मुआवजे के अलावा और तालीम के अलावा ये कानून बना दें, मार्केट से आप डॉलर खरीद के नहीं भेज सकते हैं, और 111(4) को आज मनसूख कर दें। ये 2 काम तो हम कर सकते हैं। बरामदात में कह दूं जी बढ़ाने 1 हफ्ते में या 1 महीने में या 6 महीने में तो नहीं होगा, प्रैक्टिकेबल नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख करें। शाहाना अखराजात जो है हमारे को 1500 अरब रुपया आप कम कर सकते हैं अगर सालाना। अगर ये आप कम करेंगे तो फिर जीएसटी कम होगा, तो पेट्रोलियम लेवी कम होगा, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम होगी, तो बरामदात बढ़ेंगी ना। ठीक बात, ठीक बात। डॉक्टर साहब, आपकी बातें बहुत अच्छी, बड़ी, यानी कि दर्द दिल के साथ हैं। अल्लाह करे कि कोई ये समझ भी लें, सुन भी लें और कुछ इस पर अमल भी कर लें। और आपकी ये स्कीम तो सीधी है, बड़ी सामने की है कि आप सेहत और तालीम के सिवा डॉलर को बाहर ना जाने दें ओपन मार्केट के रेट से, फिर सब मामले ठीक हो जाएंगे। आप रॉ मटेरियल बनाना चाहते हैं, आप दूसरी चीज़ मंगवाना चाहते हैं, उसके लिए तो खुला हो। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमें सूट नहीं करती, और एक्सपोर्ट 2 दिन में नहीं बढ़ा करती, और वैसे हमारे तो 10 साल से नहीं बढ़ रही जी। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान के लिए कोई रास्ता निकाले जी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।